आज हम लोग सुमित्रानंद पंत जी की जीवन वृत्त के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक कविवर पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़कर अपने स्वतंत्र अध्ययन में निरत हो गए। ये अपना स्वतंत्र अध्ययन करते रहे। साहित्य के प्रति इनका योगदान अविस्मरणीय है। इन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों के साथ कुछ गद्य रचनाएं भी की। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ाचांद और लोकायतन जैसे सुंदर काव्य ग्रंथ प्रदान करने के साथ ही इन्होंने हिंदी साहित्य को कुछ गद्य रचनाएं भी दी। ज्योत्सना, शिल्पी, रजत रश्मि जैसे इनके नाटक ग्रंथ हैं। उपन्यास और कहानियों में हार, 5 कहानियां, 60 वर्ष, एक रेखांकन आदि। छायावाद के महत्वपूर्ण आधार स्तंभों में से एक कविवर पंत जी प्रकृति के अनुपम चितेरे हैं। कहा जाता है कि प्रकृति की सुरम्य गोद में जन्म होने के कारण इनका प्रकृति से अत्यधिक लगाव था। पल पल परिवर्तित होता हुआ प्रकृति का सुंदर स्वरूप इन्हें अपनी ओर बलात् आकर्षित कर लेता है। बाद में ये अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानो तुम सबसे सुंदरतम जैसे भावों को भी व्यक्त करने लगे। पंत जी की भाषा बहुत ही सधी हुई प्रकृति की जादूगरी को स्पष्टता अभिव्यक्त करती है। इनकी भाषा प्राकृतिक शब्द चित्रों को हमारे सम्मुख उपस्थित कर देती है। इन्होंने ब्रजभाषा और अवधी के स्थान पर खड़ी बोली को ही काव्य में महत्वपूर्ण माना और उसी को ही अपने काव्य का विषय बनाया। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू जैसे पुरस्कारों से इन्हें विभूषित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। तो आज हम सुमित्रानंदन जी की एक जो कविता संकलित है उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। वे आंखें कविता पंत जी के प्रगतिशील भावों को अभिव्यक्त करती है। यह कविता प्रगतिशील दौर की है। इसमें विकास की विरोधाभास पूर्ण अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है।
युग युग से शोषण के शिकार किसान की बदहाली स्वतंत्रता के पश्चात भी जब परिवर्तित नहीं होती है, विकास के केंद्र में किसान को जब कोई स्थान नहीं मिलता, अपितु ग्रामीण शोषण का वह शिकार होता जाता है, तो किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती हुई सी यह कविता पंत जी की हृदय की अंतश्चेतना को, जो अत्यंत वेदना से पीड़ित है, किसानों के शोषण को देख करके अभिव्यक्त करती है। उस समय के सामाजिक ताने बाने को स्पष्ट करती हुई यह कविता प्रगतिशील विचारों को ही प्रकट करती है। कवि के कविता में आज एक अनुमति लेंगे। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। कठिन शब्दों के अर्थ। गुफा, गुहा, गुहा अर्थात गुफा, सरीखी समान, दारुण निर्दय, कठोर, दैन्य दीनता, नीरव शब्दहीन, रोदन रोना, स्वाधीन स्वतंत्र, अभिमान गर्व, मझधार समस्याओं के बीच में, कगार किनारा और सदृश माने समान। इन पंक्तियों में भारतीय किसान की भयंकर शोषित स्थिति को देखते हुए कवि कहता है कि शोषित किसान की गड्ढों में धसी हुई आंखें, जिनमें हताशा और निराशा का अंधकार समाया हुआ है, निराशा रूपी अंधकार से परिपूर्ण वे आंखें देख कर मन अत्यंत भयभीत हो जाता है। जैसे अंधेरी गुफा को देखकर मन अज्ञात भय से ग्रसित हो जाता है, ठीक वैसे ही उस किसान की हताशा और निराशा से भरी हुई अंदर धसी हुई आंखों को देखकर मन अज्ञात भय से ग्रसित हो जाता है। उन आंखों में दूर दूर तक कहीं किसी सुख का लेस मात्र दिखाई नहीं देता, अपितु उन आंखों में दूर दूर तक दारुण दुख, अत्यंत असहनीय दुख, दीनता, करुणा और अपने आत्मीय जनों के बिछुड़ जाने का रुदन, जो शब्दों के रूप में सुनाई नहीं देता, किंतु वह वेदना उसकी आंखों से स्पष्ट झलकती है। उस शोषित किसान की आंखों को देखकर, जिनमें दुख है, दीनता है, वेदना है, रुदन है, दूर दूर तक कहीं सुख का लेश मात्र नहीं है, जो
हताशा और निराशा के अंधकार को अपने में समाहित किए हुए है। ऐसी धसी हुई उस शोषित किसान की आंखों को देखकर मन अत्यंत भयभीत हो जाता है। वह स्वाधीन किसान रहा। आगे कवि कहता है कि वह जो किसान है उसका अतीत ऐसा ही नहीं था। वह सदा से ही विपरीत परिस्थितियों से घिरा हुआ नहीं था। वह किसान का जो अतीत है वह कैसा था? स्वाधीन था, गौरवशाली था। उसके अपने खेत थे जिन पर वह कृषि करके अपने परिवार को सुख और समृद्धि प्रदान करता था। उसका भरा पूरा घर और परिवार था। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में जिसका। उस स्वाधीनता का गर्व आज भी उसकी आंखों से झलकता है, आज भी विद्यमान है। किंतु छोड़ उसे मझधार आज संसार का गैर सदृश वह खिसका। वह सुखद उसका घर परिवार, उसका सुखद संसार ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण ना जाने कब उसके जीवन से समाप्त हो गया। जैसे नदी के दो किनारे जो कभी उसकी संभाल करते हैं, कभी उसके स्वरूप का निर्धारण करते हैं, लेकिन कुऋतु अर्थात बरसात आ जाने पर जब बहाव तेज होता है तो कब ढह जाते हैं पता नहीं चलता और नदी का स्वरूप बिखर जाता है। ठीक वैसे ही उस किसान के जीवन को भी संभालने वाले, उसको एक सुंदर स्वरूप प्रदान करने वाले जो खेत थे, जो सुंदर स्वरूप प्रदान करने वाला उसका घर और परिवार था, जो सुखद स्थितियां थी, वह सब विपरीत परिस्थितियों के बहाव में ना जाने कब समाप्त हो गए, बह गए, जिसका कि उसे आभास भी नहीं हुआ। वह किसान जिसका अतीत गौरवशाली था, उसके अपने खेत थे, वह स्वतंत्र था, उसका सुंदर सुखद घर परिवार था, वह सब ना जाने कब उसे समस्याओं के बीच में ही फंसा हुआ छोड़कर ना जाने कब एक बहाव में नदी के ढहते हुए किनारों के सदृश पल भर में ही ना जाने कब उसका साथ छोड़कर सबके सब चले गए, जिसका कि उसे आभास भी नहीं हुआ। काव्य सौंदर्य देखेंगे तो भाव विश्लेषण में सबसे पहले इन पंक्तियों में किसान की उपेक्षा का कवि ने अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। नंबर 2, अंधकार की गुहा सरीखी में उपमा अलंकार है। दारुण दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार है। कगार सदृश में भी उपमा अलंकार होगा। भाषा लाक्षणिकता प्रधान है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है भाषा की विशेषता है, और भाषा में प्रवाह है। इस प्रकार से यह अन्विति परिपूर्ण होती है व्याख्या की दृष्टि से। अब कुछ इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न है, कवि किसके प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहा है और क्यों? कवि किसके प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहा है और क्यों? तो कवि यहाँ पर उस शोषित किसान के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहा है, क्योंकि उसकी आंखें गड्ढों में धंस चुकी हैं और उन आंखों को देखकर अंधेरी गुफा के समान भय उत्पन्न होता है। अर्थात वो आंखें डरावनी प्रतीत होती हैं। इसलिए उस शोषित किसान के प्रति कवि अपने सहानुभूति को प्रकट कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, पहले किसान की दशा कैसी थी और अब उसमें क्या परिवर्तन आ गया है? तो पहले किसान की दशा अच्छी थी। किसान स्वाधीन था,
उसके अपने खेत थे, उसका एक सुखद घर और परिवार था, वह अपनी खेती का मालिक था, उसमें आत्म गौरव विद्यमान था। आज उसकी स्थिति खराब हो गई है और अपनी दीनहीन दशा के कारण समाज ने भी उससे मुंह मोड़ लिया है। उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि समाज में भी चमत्कारी की नमस्कारी होती है, अर्थात व्यक्ति के पास जितना धन वैभव सुख संपत्ति होती है, समाज भी व्यक्ति को उतना ही साथ देता है। जब व्यक्ति दीनहीन अवस्था में होता है तो समाज भी उससे मुंह मोड़ लेता है, और यही बात यहाँ पर कवि ने स्पष्ट की। तीसरा प्रश्न है कि किसान की आंखों के विषय में कवि क्या कहता है। किसान की आंखों के विषय में कवि क्या कहता है? तो कवि उस शोषित किसान की आंखों के विषय में कहता है कि कवि की उसकी किसान की आंखें अंधेरी गुफा के समान डरावनी प्रतीत होती है। इनको देखने से मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि उनमें बहुत दूर तक कष्टप्रद दयनीयता का भाव व दुख का रुदन भरा पड़ा है। अगर सभी को मिलाकर कवि का मानना है कि किसान की आंखों में भयानक गरीबी और दारुण दुख ही भरा हुआ है, समाया हुआ है। इस प्रकार से अंधकार में गुफा के समान भयभीत करने वाली गड्ढों में धसी हुई किसान की आंखें मन में भय उत्पन्न करती हैं, जिनमें दूर दूर तक दुख, दारुण और पीड़ा विद्यमान है। कहीं भी सुख का लेस मात्र नहीं है। जो किसान पहले स्वाधीन था, आज वह स्वाधीनता अभिमान के रूप में, गर्व के रूप में आंखों से झलकती तो है, किंतु वह सब सुखद परिस्थितियां किसान के जीवन से कब चली गई, इसका उसे पता भी नहीं है। बीच मझधार में, अर्थात समस्याओं के बीच में फंसा हुआ छोड़कर ही वह किसान का सारा सुखद परिवार, सुखद वातावरण, ऐश्वर्य और वैभव सब का सब तिरोहित हो गया। कवि ने इसका ही इसमें वर्णन